अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम कैस्ट्रा है और आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो आप सबको खुश आमदीद कहूँगी और वो सब लोग जो इस वक्त फेसबुक पे हमारे साथ हैं। मैं बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा तारुफ ना मेहमानों का करवाऊँगी और ना ही प्रोग्राम तो आपको ज़ाहिर है पता है कि क्या है। और जो मेहमान हैं उनका फ़न ही उनका तारुफ है एक्चुअली तो। लेकिन मुख्तसर सा शुरू में मैं कुछ बातें करती हूँ और बाकी जो है वो हम उन्हीं के ज़बानी उनकी थोड़ी सी स्टोरी भी सुनेंगे। और साथ साथ मेरे ख़्याल में ज़्यादातर जो यहाँ पर आने वाले हैं मुझ समेत हम ज़्यादा चाहेंगे कि हम आपसे सुने, क्योंकि आज के हमारे मेन गेस्ट हैं वो सलमान आदिल साहब हैं और उनके साथ संगत करेंगे आज तबला पे कमर बाबर साहब। तो सलमान आदिल साहब के बारे में एक तो सबसे बड़ी बात तो ये कि बहुत बड़े बांसुरी नवाज़ हैं और इसके अलावा म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं। और जो मेरे लिए और यहाँ पर मौजूद कुछ और लोगों के लिए भी एज़ाज़ की बात है वो ये कि हमारे उस्ताद भी हैं। और इससे भी बढ़कर ये कि एक बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान हैं। जब पहली दफ़ा मेरी इनसे फ़ोन पे बात हुई तो मेरे ख़्याल में कि उनके कोई असिस्टेंट जो हैं वो कॉल पिक करेंगे और वो फिर फर्दर मुझे कहेंगे कि जी आप वेट करें, मैं कनेक्ट करता हूँ। मेरी डायरेक्ट ही इनसे बात हुई और इन्होंने जब मुझे बताया कि मैं सलमान आदिल बोल रहा हूँ और मुझे काफ़ी देर तक यकीन नहीं हुआ कि एक इतना नामवर शख्स जो है वो इस तरह से एक किसी भी अननोन कॉल को रिस्पॉन्ड कर सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ हमने नॉर्मली यही कल्चर देखा है कि जब आपको थोड़ा सा फेम मिल जाता है तो आप जब तक टेंट्रम थ्रो नहीं करते, आप नाज नखरे नहीं दिखाते, तो आप एक बड़े फ़नकार या एक मशहूर शख्सियत तस्वुर नहीं किए जाते। तो मैं इसके अलावा इनके बारे में सिर्फ एक दो बातें ही कहना चाहूँगी कि नेशनली इंटरनेशनली इन्होंने काफ़ी इवेंट्स जो हैं वो उनमें परफॉर्म किया और हमारे नामवर शख्सियात के साथ काफ़ी परफॉर्म किया। जैसे आबदा परवीन हैं, रेशम जी हैं, ग़ुलाम अली साहब हैं और इंडिया से हंसराज हंस हैं। और बाकी जो हैं वो जैसे मैंने पहले कहा कि हम इन्हीं की ज़बानी जो है इनकी सारी स्टोरी सुनेंगे। और सबसे पहले मैं कमर बाबर साहब से शुरू करना चाहूँगी कि थोड़ा सा मज़ीद आप हमें अपने बारे में बताइए, अपने उस्ताद के बारे में बताइए। आपने कब से ये सीखना शुरू किया और आपको कितना अरसा हो गया? मेरी तरफ से आप सबको सलाम और थैंक यू सो मच दी ब्लैक होल वालों का, जिन्होंने इतना अच्छा हमें प्लेटफॉर्म दिया ताकि हम इसको इस्तेमाल कर सकें म्यूज़िक के थ्रू। और रही बात म्यूज़िक की, तो तबला तो मैंने बचपन से ही शुरू किया था। मेरे पेरेंट्स, मेरे वालिद साहब ने मुझे शुरू करवाया। उसके बाद हमारे मुल्क के मायनाज तबला नवाज़ उस्ताद अब्दुल सितार तारी खान साहब, उनकी मुझे बाकायदा शागिर्दी करवाई और तकरीबन 13-14 साल से मैं सीख रहा हूँ अभी इसको और स्टिल सीख रहा हूँ। जी सर, तो कहाँ से शुरू करेंगे आपके साथ गुफ्तगू? मेरे ख्याल में आपको बहुत पीछे भी ले जाते हैं, बिल्कुल वहाँ से जहाँ से आपने फ्लूट पकड़नी सीखी थी। और आजकल हमें आप जिस तरह से वो डांट रहे हैं और मैं भी आपका ज़रा उस वाले स्टेज पे लेके जाती हूँ। तो बताइए कि आपने कब शुरू की फ्लूट और फ्लूट ही क्यों शुरू की? कोई और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट क्यों नहीं सीखा? बहुत बचपन में छुट्टियां थी गर्मियों की, तो हम 3 कज़न्स जमा हुए थे। एक खाला के बेटे हैं और एक चचा के बेटे हैं। तो उसमें से तीसरे बंदे को ख्याल आया, पहले तो अस्सलाम वालेकुम ख्याल से। तो TBH वालों का बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझे बुलाया और मेरे लिए सादत की बात है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म कर रहा हूँ। और कमर भाई ने हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत बड़ी शख्सियत हैं ये भी, अपने तबले की पाकिस्तान में खिदमत कर रहे हैं। और बड़ी से बड़ी बात यह है कि तबला फैला रहे हैं ये। तो ऐसे लोग जो है ना, ये बड़े कम हैं पाकिस्तान में जो अपने लिए भी कुछ करते हैं और उस चीज़ को आगे लेके चलते हैं। तो मैं बात वहाँ से शुरू कर रहा था कि हम 3 कज़न्स थे, 3 कज़न्स 3 कहानियाँ। तो अब एक कज़न को शौक़ हुआ है फ्लूट का और बाकी 2 जो है ना, अब हमें बिल्कुल भी इस चीज़ का पता नहीं है।
तो वो कहते हैं कि अगर तुम्हें शौक़ है तो, मुझे थोड़ी सी आती है, 2 सॉन्ग आते हैं जो बड़े वाले थे, खालिद नाम है उनका। तो दूसरे जो है नबील हैं, उनको शौक़ हुआ तो उसने मेरे कान में डाला, कहता है सलमान हम कोशिश करें कि इसको सीखें, बड़ी अच्छी हमें जो है ना, मतलब ये बड़ी अच्छी चीज़ है, इसकी आवाज़ बड़ी अच्छी है। तो इस तरह से हमने शुरू किया। मेरे ख्याल है 30 रुपये की फ़्लूट ख़रीदी हमने, वो भी पैसे जमा कर करके, क्योंकि उस दौर में 30 रुपये भी बड़ी चीज़ होते थे। तो एक बंदे ने सिखाना शुरू किया और 2 ने सीखना, और फ़्लूट एक है, इस पे हम लोगों ने शुरू किया। तो 3 माह की छुट्टियों में मेरे ख्याल हम इतना ही सीख पाए, लट्ठे की चादर, हीर रांझा, ये 2 एक सॉन्ग सीख पाए। तो छुट्टियां ख़त्म हो गई, उसके बाद अपनी अपनी स्ट्रगल वाला सिलसिला शुरू हो गया। वो अपनी जगह चला गया उकाड़े, एक फैसलाबाद चले गए, और मैं अकेला इधर पिंडी में। तो बस ये एक लंबा सफ़र है सीख के सिखाने का। सिखाने से बंदे को और आता है, क्योंकि मुझे शुरू से जो चीज़ मुझे आती थी मैं अगले बंदे को डिलीवर करने की कोशिश करता था कि मुझे कोई मिले मैं उसको सिखाऊं। और ये आपकी उम्र क्या थी उस वक्त? मैं 8th क्लास में था उस वक्त। अच्छा, तो आपको सिर्फ ये कि कज़न ने कहा कि इसकी आवाज़ अच्छी है, अदरवाइज़ आपको कोई ऐसी मतलब उस वक्त कि ज़रा कूल लगने के लिए कुछ और इंस्ट्रूमेंट भी, जैसे अभी कुछ बच्चे जो हैं वो सिर्फ इसलिए गिटार पकड़ के फिर रहे होते हैं कि दिखने में बहुत अच्छा लगता है। अब फ्लूट जो है एक कहने को एक बड़ा ही सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है, तो कोई कुछ ऐसी आपकी इंटरनल कोई ड्राइव थी उसकी आवाज़ की तरफ? जैसे आपने मुझसे पूछा था कि क्यों सीखना चाहती हैं, तो मैंने कहा था कि इसकी आवाज़ मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है दूसरे किसी भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की बजाय। जब कोई चीज़ अल्लाह ताला ने आपकी ज़िंदगी में लानी हो ना, तो उसका पता नहीं होता है कि ये किस तरह से आएगी, किस वास्ते से आएगी, किस हादसे से आएगी, कैसे आप तक पहुँचेगी, लेकिन उसके असरार और रमूज़ आपके इर्द गिर्द होना शुरू हो जाते हैं। मेरे साथ कुछ इस तरह हुआ कि मैंने अब उस वक्त तक सीखने के अमल तक मुझे नहीं पता था कि ये कहानी कहाँ तक जाएगी। ठीक है, मैं तो मतलब मेज़ बजा के खुश होता था, मेज़ बजा लेना और गाड़ी के बोनट के ऊपर थोड़ी सी ताल लगा लेना। कॉलेज में, स्कूल में मेज़ बजा के खुश होता था मैं। तो उसमें मुझे बहुत सारी तालें याद थी, खुद से बनाई हुई थी और खुश होते थे। या तिलावत करता था मैं अपनी असम्बली में, स्कूल में नातें पढ़ता था। सुर से तो रिश्ता था ही, लेकिन इससे बहुत गहरा रिश्ता डेवलप हुआ। जिस वक्त वो लोग सिखा के मुझे चले गए तो मेरे अंदर कोई बाज़गश्त सी पैदा हुई है। वो ये कि मैंने एक दफ़ा फ्लूट जो है ना ऊपर वाले कमरे में ले जाके बजाई जहाँ सामान नहीं था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। अब जैसे मैंने बजाई है तो उसकी गूंज जो है ना मुझे बड़ी अच्छी लगी कि अगर आप इसको किसी सामान वाली जगह पे बजाएं जहाँ पे मटेरियलिज्म पड़ा हुआ है सारा कुछ, ठीक है, तो वहाँ पे इसकी गूंज का नहीं आपको पता चलेगा कि ये असल में है क्या। तो वो टकराई है ना जब आवाज़, तो मुझे बहुत इसकी बाज़गश्त बहुत अच्छी लगी। तो फिर मैं एक ऐसी जगह पे गया जहाँ ग्राउंड था, तो वहाँ पे पानी खड़ा हुआ था और दूर तक ना, तो मैंने फ्लूट बजाई तो वहाँ से टकरा के मेरे तक आवाज़ आई। वो बाज़गश्त मुझे बहुत अच्छी लगी, तो उस बाज़गश्त की वजह से मैंने फ्लूट और सीखना शुरू की कि ये तो गूंज के बहुत अच्छी लगती है, पहाड़ पे जाके बजाओ तो इसका और टोन होता है। तो मैंने खाली कमरे तलाश करना शुरू कर दिया, ऑडिटोरियम्स में, अपने कॉलेज के ऑडिटोरियम में बजाना, उसमें आवाज़ गूंजती थी। और आपकी फैमिली में भी किसी को कोई शौक़ है या तब मतलब कोई और कज़न के अलावा भी किसी का? फैमिली में वही साहब थे जो मेरे कज़न हैं, वो वैसे तो हाफ़िज़ कुरान थे, तो लेकिन उनको सुर था उनके अंदर। तो बाकी ये कि हमारी फैमिली में कोई भी म्यूज़िशियन नहीं पैदा हुआ। हम लोग अराई फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और सब लोग जो है ना वो आपको पता है काश्तकार टाइप लोग होते हैं ये। और मेरे वालिद साहब जो हैं वो जर्नलिज़म में वो फैमिली में से पढ़ के आगे आए, उन्होंने सेल्फ मेड बंदे थे वो, तो पाकिस्तान के बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे वो। अभी तो वो अल्लाह ताला उनको जन्नत दे, वो तो अब दुनिया में नहीं है। तो लेकिन ये कि मुखालफत का सामना हुआ बहुत ज़्यादा, और फैमिली वालों ने ये कि भी एक आपको पता है पाकिस्तान में एक तो म्यूज़िक के प्लेटफॉर्म्स भी नहीं हैं और नौजवानों को सीखने के लिए बड़े मसले हैं। तो बस ये लड़ झगड़ के बगावत करके सीखा, और ये एक लंबी चीज़ है, लंबी दास्तान है, बातें करते रहेंगे। जी मैं भी यही कहने वाली थी कि अब हमने बात छेड़ ली है तो बात भी साथ साथ चलती रहेगी, और साथ साथ फिर आप क्योंकि हम एंड पे तो रखेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखेंगे और कुछ फरमाइशें भी लेंगे, लेकिन शुरू आप अपनी मर्ज़ी से करें। मैं आज आके माइक चेक कर रहा था तो एकदम से राग एक है मारवा, तो उसकी फील बनी है, अभी आप लोगों को वो सुनाता हूँ। मारवा बेसिकली मारवा ठाट से ही है और इसका रिखब कोमल है, वादी सुर इसका धा है, और इसमें सबसे जो बड़ी बात यह हिजर की कैफियत है, जो इसकी कैफियत है वो हिजर की है, इसमें दर्द है, पेन है। तो हम इधर से शुरू करते हैं,
बाकी ये कि देखते हैं क्या होता है, अल्लाह खैर करे। Thank you.
बहुत खूबसूरत आपने, लेकिन दर्द से ही आगाज़ कर दिया शाम का। मुझे आपकी कही हुई बात याद आ गई कि गालिबन आपने कहा कि गालिबन मौलाना रूम ने ये कहा है कि जो बांसुरी है वो तने से जुदा होने का दर्द बयान करती है। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये बजाने वाले का दर्द है। तो इसमें मतलब ये बांसुरी का दर्द है या बजाने वाले का दर्द है? और फिर ये भी कि क्या कोई और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी ऐसा है जिसमें इतना दर्द है? क्योंकि अक्सर यही बात सुनने को मिलती है कि बांसुरी में बहुत दर्द है। जी, बांसुरी अपने तने से जुदा होने का दर्द बयान करती है। ये मौलाना रूम ने फरमाया अपनी मसनवी में। असल में वो हकीकत में बात उन्होंने की है, इंसान की जो रूह है ना, वजूद की बात हो रही है, ये आलम अरवा से जुदा होके आई है, अपने असल से जुदा होके आई है। तो जब वो कोई दर्द वाली चीज़ सुनती है तो वो उसको अपने बिछड़े हुए का एहसास होता है और वो उसके अंदर वो दर्द जागता है कि मैं कहीं और से आई हूँ, ये इस दुनिया में मेरा वो मुकाम नहीं है, मैं किसी और दुनिया की हूँ। ठीक है, तो इंसान को अपने असल यानी कि रब की तरफ रुजू करता है वो। तो ये चीज़ उन्होंने बयान की है कि इंसान जो है ना बेसिकली कहीं से जुदा हुआ है, ये उस तने से जुदा होके आया है और अपने दर्द होने की जुदाई इंसान भी बयान कर रहा है।
ठीक है। अब जो दर्द है वो तो वजूद के अंदर है ना, तो अब वो दर्द हम इसमें जारी कर रहे हैं, ठीक है। असल तो दर्द जो है इंसान के अपने अंदर है, वो पेन से गुजर के आ चुका होता है। बात के कोई और जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है क्या उसमें भी इतना जब हम सुनते हैं कोई भी धुन तो इतना दर्द है उसमें, या ये वाहिद मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि फल तो सारे ही अच्छे होते हैं, कोई फलों का बादशाह होता है, कोई ऐसे हम अपनी तरफ से कोई हमें खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ये कि बांसुरी जो है ये इस लिहाज से आम फहम है कि ये आम बंदा अफोर्ड भी कर सकता है, आप इसको कैरी भी कर सकते हैं, और एक ये ज़मीन से उगरा है और इसमें बिजली वाले एहसासात भी नहीं हैं, इंसानी जज्बात आप इसमें फूंकते हैं, ठीक है, आप इसमें रूह फूंकते हैं, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा दिल के करीब है और जादू टाइप कह सकते हैं आप इसे, कि ये एक ऐसी चीज़ है कि एक फ़ौरन अपने हिसार में आपको मुब्तला कर देती है। और लेकिन मुश्किल उतनी है जितने तमाम इंस्ट्रूमेंट मुश्किल हैं, सरंगी मुश्किल है, वायलिन मुश्किल है, बांसुरी भी बेहद मुश्किल साज है ये। जी बिल्कुल, देखने में तो लगता है कि एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है और जब आप सीखना शुरू करते हैं तो फिर अंदाज़ा होता है कि इसकी क्या अच्छा, फिर दोबारा से वहीं जाते हैं जहाँ हमने बात छोड़ी थी कि अभी जब कोई स्टूडेंट सीखना शुरू करता है, अगर बाकायदा उस्ताद से सीखे तो उस्ताद उसे गाइड करते हैं कि कौन से स्केल की बांसुरी लेनी है, या फिर आजकल तो यूट्यूब का दौर है या इंटरनेट का दौर है, आप सर्च कर लेते हैं कि बिगनर्स को किस किस्म की बांसुरी से शुरू करना चाहिए। जब आपने शुरू किया तो आपको कुछ अंदाज़ा था स्केल्स का, या मुझे इस साइज़ की फ्लूट लेनी है और ये वाला इसके स्केल्स होते हैं, या नहीं, मुझे कुछ भी पता नहीं था। और अब जब बच्चों को कोई चीज़ शुरू कराते हैं ना तो वो बिल्कुल बिगनिंग से होता है, स्ट्रेट फ्लूट होती है उसमें हम लोगों ने शुरू किया था, ठीक है। तो लेकिन अभी तो मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ क्योंकि उस तरह के फ्लूट जो है वो एक तो ट्यूनिंग में मिलते भी नहीं है यहाँ पे, और ये जो साइड फ्लूट होती है इसी से हम शुरू कराते हैं स्टूडेंट्स को। लेकिन उसमें ये होती है कि बिगनर फ्लूट्स थोड़ी सी जो है ना चेंज होती है, छोटी होती है, मतलब जैसे अभी मैं बेस फ्लूट बजा रहा था, बिगनर फ्लूट कम से कम इतनी होनी चाहिए जिस पे आपका हाथ थोड़ा सा खुल जाए और फिर आप बेस फ्लूट भी बजा सकें। अच्छा, अब फ्लूट्स के बारे में हम बहुत टेक्निकल या इस म्यूज़िक के बारे में बहुत टेक्निकल बातें नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा ये डिस्कशन का इतना आज मूड नहीं है, आपको ज़्यादा सुनने का मूड है, तो उस पर कभी फिर दोबारा से रख सकते हैं। लेकिन साथ साथ थोड़ी बहुत जो है बेसिक सी इन्फॉर्मेशन जो किसी भी सुनने वाले के लिए बहुत मुफीद हो सकती है, उसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, मुझे एक बात और बताएं कि घर वालों का क्या रिएक्शन था जब आपने फ्लूट सीखना शुरू की या उनको पता चला? अबू मेरे जमाते इस्लामी में थे और आप सोच सकते हैं कि क्या हुआ होगा और काजी हुसैन अहमद हमारे घर में भी आते थे। अच्छा। वालिद साहब के बड़े अच्छे दोस्त थे वो। वालिद साहब मेरे बहुत बड़ी शख्सियत हैं जर्नलिज़म की, तो मतलब हमारे घर में अदबी और इस तरह के मजहबी शख्सियात का आना जाना था, तो मज़हब की तरफ से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन ये कि मैंने फिर साबित किया है, कुछ दलाइल रखे उनके सामने, कुछ अपने शौक़ को पसे पर्दा भी रखा, सीखता रहा छुप छुप के। लेकिन जिस वक्त मुझे पता चल गया कि मैं कुछ किसी बात के ऊपर हूँ, कुछ सच है, तो सच बोलना पड़ा है। तो जब सच बोला है तो फिर सारों ने सुना भी है और अप्रिशिएट भी किया है। फिर एक दौर ऐसा भी आया कि मेरे अब्बू मेरी साइड लेते थे और मुझे सुनते भी थे और पाबंदियाँ भी हट गई, पाबंदियाँ लगी, बहुत सारी लगी पाबंदियाँ। तो अपने 8th क्लास में थे जब से आपने शुरू किया, तो छुप छुप के कब तक आपने मुझे स्कूल से निकाल दिया गया था बांसुरी की वजह से। आपको मज़े की बात बताऊँ। अच्छा। मैं झुरमट लगा हुआ है टीचर्स का और उन्होंने कहा कि एक बच्चा है तो फ्लूट बजाता है तो इसको बुलाओ, हम इससे फ्लूट सुनते हैं और फ्री पीरियड में हम लोग लगे हुए। तो मैं उनको हीर रांझा सुना रहा हूँ बांसुरी पे, तो प्रिंसिपल आ गए ऊपर से और उन्होंने, वो अचानक उनकी एंट्री हुई ना जैसे, तो उन्होंने जैसे ही देखा है कि भी टीचर्स बैठी हुई हैं और बच्चियां भी बैठी हुई हैं, बच्चे भी बैठे हुए हैं, तो फ्लूट सुन रहे हैं, तो उन्होंने मेरी फ्लूट पकड़ी और कह रहे हैं जी कि तुम आ जाओ मेरे साथ प्रिंसिपल ऑफिस में, और लेके गए और मेरे वालिद साहब को फ़ोन किया, कहते हैं जी कि रांझा जो है ना इसने हीरें इकट्ठी की हुई थी और मैं इसको स्कूल से फारिग कर रहा हूँ, तो आज के बाद ये स्कूल नहीं आएगा। वो मुझे उन्होंने स्कूल से निकाल दिया था। इतनी नाकदरी लेकिन वो खैर ये भी हिस्सा है इंसान की ज़िंदगी का, उसको मुश्किलात होती हैं और किस किस किस्म की मुश्किलात होती हैं, कैसी कैसी पाबंदियाँ उसके ऊपर लगती हैं। लेकिन जिस चीज़ ने निकल के आना है बाहर, किसी चश्मे ने फूटना है तो वो तो निकलेगा बाहर, तो आएगा। वैसे ये अब काफ़ी पुरानी बात करें, तकरीबन कितने साल पुरानी बात करें? ये
25 साल 20-25 साल और पुराना आज बात है। तक मेरा नहीं ख्याल कि वो कल्चर बदला है, कि आज भी कोई टैलेंट जो है, मतलब हमारा ख्याल है कि स्कूलों में सिर्फ और सिर्फ आपके सामने अगर किताबें हैं तो किताबों के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। मेरा बेटा उसकी मैडम ने एक दिन मुझे रोका, कोई आज से 3-4 साल पहले ना, उन्होंने प्रिंसिपल ने कहा कि एक शिकायत है। मैंने कहा जी क्या है? ये आपका बच्चा गाता हुआ आता है और गाता हुआ जाता है। तो नीचे खड़ा हुआ था, तो नीचे खड़े के ऊपर मुंह करके तो कुछ ना गा रहा था। तो मैंने कहा ये अच्छा नहीं है, गा रहा है, आपके पास एक टैलेंट है, आप इसकी कदर करें। तो कहते नहीं, ये बहुत ज़्यादा सवाल बहुत करता है। अच्छा, तो ये भी अब एक चीज़ है कि देखें, जो बच्चे सवाल करते हैं ना, हम उनका गला वहाँ से घोंट देते हैं, इसलिए क्योंकि अगर बच्चा सवाल करेगा तो वो कुछ सीखेगा ना। तो अभी मैं ऐसे बच्चों को पसंद करता हूँ कि जो सवाल करते हैं, जिनके अंदर कुछ है। इवन कि अगर वो अच्छा डांस भी करते हैं तो मेरा ख्याल है कि उनको करना चाहिए, क्योंकि आप उसको रोकें नहीं, आप उसका गला ना घोंटें। बस सवालों से हमें बहुत डर लगता है। और मज़ीद सवाल मैं साथ साथ करती जाऊंगी, जी। अगर आप मज़ीद कुछ थोड़ा हमें सुनाएं जी। तो। कुछ थोड़ा सा लाइट की तरफ चलते हैं जी, ये क्योंकि काफ़ी भारी भरकम था। जी जी। हैवी हो गया शुरू में। ऑडियंस में से कुछ सुनना चाहे तो वो भी बता सकते हैं, हम मेरे से बात भी कर सकते हैं कुछ, अगर आप कुछ सवाल करना चाहें। अच्छा, मैंने सर से रिक्वेस्ट की थी, खान साहब बड़े गुलाम अली खान की ठुमरी है, बागों में पड़े झूले। हाँ जी, बागों में पड़े झूले वो भी सुनाता हूँ। तो इसी में मैं आपको थोड़ा सा लाइट भी सुनाऊंगा कि पहाड़ी के साथ आप कैसे खेल सकते हैं, पहाड़ी में और क्या क्या बनाया हुआ है। नुसरत साहब का कोई आइटम भी उसमें सुना दूंगा, ताकि आम लोगों को भी उसकी समझ आए कि हम इतना भारी भरकम भी सुना रहे हैं उन्हें, तो थोड़ा सा उनको ये पता भी चले कि ये लाइट गानों में और लाइट सॉन्ग्स में कैसे इस्तेमाल हुई है पहाड़ी। पहाड़ी में 12 के 12 सुर लगते हैं, तो वो लगा के दिखाऊंगा कि किस तरह लगते हैं। कोशिश करूंगा, सीक्वेंस से नहीं लगते लेकिन एक तरीक़ेकार से लगते हैं।
खूबसूरत। और मैंने आपकी तारुफ में इतनी तारीफ़ें इसीलिए नहीं की थी, अल्फाज इसीलिए नहीं बोले थे कि फ़न अगर ख़ुद बोले तो वो दिलों में घर कर लेता है और अल्फाज तो शायद भूल जाएं, तो इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा और मज़ीद कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है रिस्पॉन्स। अच्छा सर, मैं एक बहुत ही सादा और बुनियादी सा सवाल पूछना चाह रही हूँ कि आपने पहले बेस फ्लूट के ऊपर बजाया और अब आपने छोटी फ्लूट के ऊपर, ये क्यों? मतलब आपने बेस फ्लूट पे क्यों नहीं बजाया? बड़ी बात जो है वो छोटे मुंह से अच्छी नहीं लगती ना। अब इसको छोटी बात कह रहे हैं। इसको छोटी बात इसलिए कहता हूँ क्योंकि राग बजाने वाले कहते हैं कि जी गाने बजाने वाले जो होते हैं वो मतलब वो आसान हैं और राग मुश्किल होते हैं, तो ये बात नहीं है। अब देखें, राग जो है ना वो एक ऐसी आवाज़ है कि जो ऐसी मतलब इंस्ट्रूमेंट से अच्छी लगती है कि जिसमें पावर हो या जो असरफुल हो, मतलब थोड़ा सा वो कह लें कि अभी ये बेस है ना, बुनियाद है। अब ये राग जो है वो कुछ राग ऐसे भी हैं कि जो छोटे फ्लूट पे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन बेस फ्लूट वैसे मेरी शख्सियत में भी ज़्यादा बेस फ्लूट ही है। मैं ज़्यादा बेस फ्लूट से प्यार करता हूँ, ये समझ लें, शायद मुझे वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो लेकिन ये कि हर स्केल की बेस फ्लूट अलहदा होती है, उसी स्केल की आप ये फ़ीमेल देख लें, आप ये सब फीमेल कह लें, ये मेल कह लें, तो ये इसकी आवाज़ जो है मिडल है और इसकी आवाज़ बेस है। हमें थोड़ा सा फ्लूट्स के बारे में बेसिक सा बताएं कि कितने स्केल्स की होती हैं या साइज़ के बारे में, कि इसके मैक्सिमम कितना साइज़ हो सकता है और उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब एक बेस फ्लूट है या इसके बारे में कुछ बताइए कि मुख्तलिफ आपको कुछ भी बजाने के लिए, मुख्तलिफ बजाने के लिए मुख्तलिफ डिफरेंट किस्म की फ्लूट्स चाहिए होती हैं, वो क्यों? ये बहुत प्रोफेशनल क्वेश्चन है ये। आगे जाके आप जब एक फ़ील्ड के अंदर आप काम करते हैं तो हर फील्ड एक समंदर होती है और उतनी उसमें वुसअत होती है। अब 12 सुर हैं, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में देखें तो CDEFGABC, इसके ऊपर सारा म्यूज़िक जो है ना वो बुनियाद है। अब 7 तो ये हो गए, बाकी इनके जो शार्प्स ले लें या इनके कोमल ले लें, C शार्प, D शार्प, फिर आगे आ जाता है F शार्प आ जाता है, फिर G शार्प आ जाता है, फिर A शार्प आ जाता है। ये मिला के हमारे 12 सुर बनते हैं, जिनके ऊपर हमारी कायनात में म्यूज़िक जो है ना अभी स्टेबल कर रहे हैं, खड़ा हुआ है। तो हर सुर की उन्होंने फ्लूट अलहदा कर दी। अब एक फ्लूट के अंदर 12 सुर मौजूद हैं, लेकिन वैरायटी के लिए उन्होंने D शार्प की फ्लूट अलहदा कर दी, A शार्प की फ्लूट अलहदा कर दी, F की अलहदा कर दी, G। तो हमारे पास 12 सुरों की वैरायटी से उसमें फिर बेस, मिडल, शार्प्स ये भी अलहदा कर दिए उन्होंने। तो एक टोन हमें मिल जाता है। जैसे अब पहाड़ी में बजा रहा था तो वो इस पे अच्छा लग रहा था, ठीक है। मारवा मैंने बजाया तो वो बेस पे अच्छा लग रहा था। तो इसलिए कैफियत को बदलने के लिए या तासुरात को बदलने के लिए हम लोग जो है ना मुख्तलिफ उससे चीज़ों से खेलते हैं। ये अब स्टूडियो में ज़्यादा यूज़ होती हैं। आपने देखा होगा फिल्म बैकग्राउंड में फ्लूट बज रही होती है तो उसमें एकदम से दुखी सीन आ जाता है तो उस पर ज़्यादा बेस फ्लूट बज रही है। फिर एकदम से जो है वो सीन आ गया कि जी खुशी होने वाला सीन आ गया तो एकदम से पहाड़ी बजी, छोटी फ्लूट पे बजी, मतलब ये सीन चेंज होते रहते हैं। अच्छा, अब आपकी जो कहानी है, जो ज़िंदगी की ये फ़नी सफ़र की जो कहानी है, उसको भी साथ साथ ही लेके चलना है हमने आपसे कुछ FUNNY वाली फ़नी अब दूसरी ये तो बहुत अच्छा हो, अगर फ़नी हो तो होती नहीं है। जी नहीं है, कुछ चीज़ें हैं। हाँ बिल्कुल। उसमें अगर आप स्टूडेंट लाइफ से थोड़ा सा आगे हम चलें और आपने बाकायदा उस्ताद से सीखा और कब सीखना शुरू किया और उसमें क्या फ़नी था या क्या मुश्किलात थे, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कुछ भी नहीं, उसमें तो एक उस्ताद से मुलाकात के लिए आप पहले तो तरसते रहो, ठीक है, किराया जमा करो, फिर देखो कि उससे मुलाकात होती है कि नहीं। टीवी पे पहले उस्ताद को देखो, ये फेवरेट एक आदमी हो आपका ना पाकिस्तान में। अब पहले तो आपको उस्ताद तलाश करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि टीचर एक तो बेस्ट हो और ऊपर से सिखाने वाला भी हो। दोनों चीज़ें अगर आपको सही उम्र में मिल जाएं तो फिर सोने पे सुहागा होता है। अदरवाइज़ आप बहुत लोग मैंने देखे हैं कि वो भटक रहे होते हैं और या तो उनको अच्छा टीचर मिल जाता है लेकिन टीचर को आगे कुछ नहीं आता होता, या फिर ऐसा होता है कि टीचर अच्छा मिल जाता है, स्टूडेंट के अंदर गट्स नहीं होते, शौक़ बहुत होता है, लाइन में लगे होते हैं लोग, लेकिन उसमें से 5-10 लोग निकलते हैं 100 में से जो कि आगे निकलते हैं, क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है, इसको पॉलिश कर सकते हैं आप, लेकिन ये पैदा नहीं की जा सकती है किसी के अंदर। अगर आप कहें कि भी मैं फ्लूट फूंक दूंगा तो ये नहीं हो सकता। हाँ, एक शौक़, जुनून, ये 2 चीज़ें हैं। और फिर अगर वो रिसर्च करने वाला है, सीखने वाला है तो वो ज़रूर सीखेगा। तो आपको किस उम्र में, मतलब आपने बाकायदा सीखना शुरू किया किस उस्ताद से?
हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैंने बाकायदा जो है 3-4 साल तो मैं इसी तरह ही खुद से। हाँ जी, लेकिन खुद से भी मैंने इतना कर लिया था कि मैं पिंडी आर्ट्स काउंसिल तक पहुंच गया था एज एन इंस्ट्रक्टर। ठीक है, मैं वहाँ पे गया हूँ, मैंने इतनी सुनाई है फ्लूट के मैडम नाहिद मंजूर साहिबा ने मुझे एज अ टीचर रख लिया वहाँ पे। उन्होंने कहा कि अब वो मेरे लिए सीखने का अमल था, क्योंकि मैं क्लासरूम में गया हूँ, वहाँ चार्ट्स लगे हुए हैं, रागों के नाम लिखे हुए हैं, और मेरे लिए वो नई चीज़ थी कि भोपाली लिखा हुआ है, दरबारी लिखा हुआ है, इधर मारवा लिखा हुआ है, मेरे लिए सारे नाम नए थे। तो वो जब स्टूडेंट बैठ के वहाँ मौसीकी सीखते थे तो मैंने वहाँ सीखना शुरू कर दिया। वो ये सीखने का अमल भी साथ चल रहा है और सिखा भी रहा हूँ। तो फिर उसके बाद बाकायदा मैं शागिर्द हुआ, ये भी उसके कोई 2-3 साल बाद मुझे किसी ने बताया कि तुम्हारे हाथ जो हैं वो एक बहुत बड़े उस्ताद हैं बाबर साहब, उनके साथ तुम्हारे हाथ और वो चीज़ें मिलती हैं, तो तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। मैंने कहा मुझे ले जाओ आप। बस वो फिर हमने प्लान बनाया और ट्रैवल करके बाबर साहब के पास गए और उन्होंने फिर शागिर्द किया बाकायदा उनके पास। फिर मैंने क्लासेस लेना शुरू की, महीने में कभी एक दफ़ा चले जाना। कभी एक बाकायदा शागिर्द होता है और एक बेकायदा शागिर्द होता है। बाकायदा जो होता है वो फ़ीस दे के सीखता है, बेकायदा वो होता है जो औलाद बन के सीखता है। तो हमारे यहाँ ट्रेंड ये है कि हमें जो ज़्यादातर बेकायदा वाले स्टूडेंट हैं ना वो ही सीख सकते हैं, क्योंकि वो फिर उनको पता होता है कि टीचर के घर जाना है और इनके छोटे छोटे काम करने हैं, इनकी जो है ना इनके साथ रहना है। असल में सोबत की बात कर रहा हूँ कि सोबत में रहने से ये चीज़ आती है। ठीक है, ये पहली चीज़ है जिसमें बेकायदगी चाहिए। बेकायदगी से मुराद ये कि बेकायदा से ये नहीं है कि उसका टाइम पीरियड नहीं है कि वो 8 बजे आएगा या 9 बजे आएगा। एक बाकायदा स्टूडेंट है, उसकी क्लास फिक्स है, वो इतनी फ़ीस दे रहा है, वो 4 बजे से लेकर 5 बजे तक उसकी क्लास होगी और उसके बाद टीचर की उसकी कोई बातचीत नहीं है। लेकिन हम अपने टीचर के पास जिस वक्त मर्ज़ी चले जाते थे। ठीक है, और बाकायदा फिर ये भी होता है कि टीचर हम भी टीचर की खिदमत कर रहे थे, टीचर हमें भी खिला पिला रहा होता है। ये सफ़र करके आया, चलो एक दिन रहेगा रुकेगा, हमारे अपने घर में रखना, सिखाना भी और अपने साथ भी ले जाना, फिल्म इंडस्ट्री में जाना, वहाँ देखना कैसे फ्लूट बज रही है, उनके साथ उनका बॉक्स उठा के। तो असल में तो इस तरह सीखते हैं लोग सोबत से जी। और हम तक भी जो लोग पहुँचते हैं सीखने के लिए, उनमें बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपना घर बार छोड़ के लिए इसके लिए आ जाते हैं। तो फिर उनको वो सोबत में रखा जाता है, उस माहौल में रखा जाता है, वो उस तरह से फिर वो प्रोफेशनल भी बजाते हैं। और वो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी इस वक्त माशाल्लाह से दुबई में, इंडिया में, पता नहीं कहाँ कहाँ बजा रहे हैं। मेरे स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं। हमने बड़े असातिज़ा के बारे में ये सुना है आर्ट्स के स्पेशली कि वो बड़ी मुश्किल से शागिर्दी में लेते हैं, तो आपके लिए आसान था? मेरे उस्ताद जी का एक लफ्ज़ था, वो फ़िक्रा था, वो मैंने बांध लिया अपने साथ। वो कहते हैं कि उस्ताद वो जो ना बताए, शागिर्द वो जो ले के जाए। मैं बड़ा डिसहार्ट हुआ कि ये क्या बात कर दी है उस्ताद जी ने। फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि नहीं, ये छुपाते नहीं हैं, ये ज़र्फ़ देखते हैं बंदे का और देखते हैं कि ये उसके इसका शौक़ कितना है। उसको थोड़ा थोड़ा ठुकराते भी हैं, उसको थोड़ा थोड़ा धुतकारते भी हैं, ये देखने के लिए कि ये भाग तो नहीं जाएगा। क्योंकि वो जो प्रोडक्ट है ना ये बड़ी ख़ास है, ये हर बंदा हज़म नहीं कर सकता। मैं बता रहा हूँ ना कि 100 लोग हैं, 100 लोगों में से लाइन में लगे हुए हैं और 5 से 10 लोग हैं जो कि उस चीज़ को अचीव करेंगे। उसकी क्या वजह, उसके पीछे इन लोगों में आग नहीं होती है, स्पार्क नहीं होता इन लोगों में, भाग जाते हैं थोड़ा सा सीख के फिर। अच्छा, मतलब रुलना पड़ता है। रुलना तो आप हर फील्ड में इसी तरह ही है। आप किसी भी फील्ड में देखें ना, हर फील्ड एक समंदर है, तो उस फील्ड में आपको जुनून शौक़ की ज़रूरत है और हर फील्ड में रुलना पड़ता है आपको। Exactly. तभी कुछ बनते हैं जी। तो अभी अब हम मज़ीद कुछ सुनेंगे आपसे और लाइट सुनेंगे। जी, कुछ बताएंगे, क्या सुनेंगे? जी, हम ऑडियंस से पूछ लेते हैं जी। आपकी अगर कोई फरमाइश है तो। हीर रांझा जो है आपकी बारिश में। जी, अच्छा। मेहरबानी आपकी। आज मेरे शागिर्द कह रहे थे सर प्लीज़ ये ना बजाइएगा, आज हम कुछ नया सुनना चाहते हैं। मैंने कहा ऑडियंस में से कोई ना कोई बंदा कहेगा और मैंने बजा देना है। सर मैंने आपसे पूछा था कि आपने पहला गाना कौन सा बजाया था, वेरी फर्स्ट, तो तब भी आपने आई गेस इसी में से नाम मैंने लिया था कि हीर पहला रांझा। गाना बजाया था लट्ठे दी चादर। अच्छा अच्छा, ठीक है, और दूसरा गाना मैंने बजाया था हीर रांझा। अच्छा ठीक है, जी। बहुत कच्चा और बड़ा बुरा सा बजाया था, लेकिन ये उसकी समझ बहुत अरसे बाद आई कि ये क्या है।
ये ना सुनना और ना सुनाना ज़्यादती था वैसे आपके स्टूडेंट्स तो क्योंकि बार बार सुनते रहते हैं इसलिए शायद उनको लग नहीं, उनके सामने चीज़ वाज़े हो गई है ना कि जो चीज़ ट्रेंड में होती है उसको बजाया जाता है, और ये पुरानी चीज़ें कभी मर नहीं सकती हैं। इन्हीं की वजह से classical। बांसुरी को एक ख़ास मुकाम मिला है इसकी वजह से पाकिस्तान में। जी बिल्कुल। और सर हमें और थोड़ा सा बांसुरी के बारे में ही बताएं जो नए सीखने वाले हैं जी। उनको कि मतलब अगर कोई सीखना चाहता है पहले क्लास में एडमिशन ले। अच्छा ये वाली हम थोड़ा सा एडवर्टाइज भी कर देते हैं कि यहाँ पर बाकायदा क्लासेस सर ही दे रहे हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि बांसुरी है, ये ऐसे है, इस तरह से है, ये इस तरह से बजाएं, लेकिन इसका सिखाने का जो अमल है ना, इसमें आपको सीखना पड़ेगा सामने बैठ के। अब तो YouTube पे भी बहुत कुछ आ रहा है, मेरी क्लासेस भी आ रही हैं YouTube पे, लेकिन YouTube से आपको कभी भी सोबत नहीं मिल सकती है। आप जो क्योंकि आप सीखने का जो अमल होता है ना, इससे रेज ट्रांसफ़र होती हैं इंसान के अंदर, मस्बत भी और पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो जो आप दे रहे हैं उनके साथ आप फैज़ भी ले रहे हैं। हम अपने टीचर से पढ़ते हैं तो सामने बैठ के पढ़ते हैं, उससे बहुत फ़ायदा होता है। अभी ये कि आप प्रॉपरली इसको सीखें, क्लास में आके सीखें, तो उसका आपको फ़ायदा होगा लाजमी। चलें, सबसे पहला स्टेप तो हो गया कि क्लासेस में इनरोल करना पड़ता है, उस्ताद के सामने बैठ के करें। लेकिन अगर कोई कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं आ सकते और वो खुद से सीखना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए? उन लोगों के लिए मैंने सबसे आसानी ये की है जो मैं कर सकता हूँ। मुझे बहुत अरसा पहले कहा जाता था कि आप कुछ ऐसा करें कि आपके पास लोग ना आए और सीखें, तो मैंने कहा मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, तो मैं इस पे आपको लिए जो है ना ट्यूटोरियल डालूंगा और अच्छे मतलब अब भी मैंने बहुत आसान कर दिया। मैं कहता हूँ कि मेरे पास वाकई इतना वक्त नहीं है, मैं परफॉर्मर हूँ, तो जो मेरे पास जो सीखने के लिए आते हैं वो बहुत जुनूनी लोग होते हैं, तो वो उनको मैं बताता हूँ जो आगे भी सिखाते हैं। तो बिल्कुल बिगनर्स के लिए मेरे चैनल पे आप आएँ, और उस पर बहुत आसान लेसन्स हैं कि फ्लूट को पकड़ना कैसे है, इसकी ग्रिप के लेसन्स हैं, इसके ब्लो के लेसन्स हैं, वहाँ से बिल्कुल स्टार्ट है। तो आगे मुश्किल की तरफ भी हैं, गानों के भी इसमें सबक हैं। बाज़ औक़ात कुछ फरमाइश आ जाती है कि ये गाना हमें इसकी नोटेशन चाहिए, तो अब हमारा ये हिसाब नहीं है कि आप जो है ना ये इतनी दफ़ा फिंगर हिलाएंगे तो ये सुर निकलेगा, नहीं, उसको प्रॉपरली लिख के दिया जाता है, उसको सब्जेक्ट की तरह जो है ना उसको डील किया जाता है। चलें, ये तो ज़बरदस्त हो गया। आप मुझे ये भी बताएं प्लीज़ कि आपको फ्लूट के अलावा भी कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है? फ्लूट के अलावा मैं हारमोनियम का शौक़ है मुझे, और मैंने इसके साथ साथ हारमोनियम भी सीखा, और फिर मैंने गायकी की भी तालीम ली। और क्योंकि मैंने ये देखा कि जो सारंगी बजाते हैं, जो सितार बजाते हैं और जो फ्लूट बजाते हैं, तो ये गायक भी होते हैं। और फिर मैंने साथ गायकी की भी तालीम लेना शुरू कर दी बचपन से ही, और राग सीखे और बंदिशें सीखी, इल्म हासिल किया, अभी भी कर रहे हैं। ये तो ज़ाहिर लंबा सफ़र है, हमें सारी ज़िंदगी का सफ़र। सर जो विंड इंस्ट्रूमेंट हैं या जो दूसरे, इन कोई फ़र्क है कि अगर कोई बांसुरी बजाता है तो उसके लिए गिटार बजाना वो आसान हो जाएगा, या ये बिल्कुल मुख्तलिफ हैं कि इसका कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें सांस भी इन्वॉल्व है, उसमें आपके हाथ हैं सिर्फ? कुछ चीज़ें होती हैं जो आपस में कनेक्टेड होती हैं, जुड़ी होती हैं। जैसे कि अब बांसुरी बजाने वाला ढोल बजाना शुरू कर दे, ये बहुत गलत है, क्योंकि ढोल का एक अलहदा चैप्टर है, वो एक अलहदा स्कूल ऑफ थॉट है। अगर तबले वाला ढोल शुरू करेगा ना तो वो फिर भी कुछ समझ में आता है, ठीक है। अब इसी तरह फूक के जो इंस्ट्रूमेंट हैं, इसमें बांसुरी है, सैक्सोफोन है, क्लैरिनेट है और शहनाई है, ठीक है। अभी तो बहुत और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो फूक से बज रहे हैं, एरोफोन है, इंग्लिश फ्लूट्स हैं, ठीक है। दुदुक है, एक इंस्ट्रूमेंट है, वो भी फूक से बजता है। तो फूक का एक रिलेशन समझ में आता है, और गाने सिंगिंग का जो भी चैप्टर है ना वो भी इसके साथ कनेक्टेड है। लेकिन तार का जो इंस्ट्रूमेंट है वो चेंज हो जाता है थोड़ा सा ना, क्योंकि उसके लिए आपको स्ट्रिंग सीखनी पड़ती है, वो सारा हाथों का एलिमेंट है सारा, वो थोड़ा सा चेंज है, मुश्किल है वो। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि फ्लूट बजाने वाला अगर सीखे तो सिंगिंग सीखे, उसको फ़ायदा होगा। पियानो सीखे और क्या उसे कहते हैं, गायकी सीखे, ज़्यादा फ़ायदा है उसको। हारमोनियम सीखे। अच्छा, अच्छा, थोड़ा सा हमें बुनियादी सा फ़र्क बताएंगे आपके जो ईस्टर्न फ्लूट है या जो वेस्टर्न फ्लूट है, या इंडियन फ्लूट हम कह लेते हैं और वेस्टर्न फ्लूट कह लेते हैं, इसमें क्या फ़र्क है? फ़र्क ईस्टर्न और वेस्टर्न में आपको बताऊं कि एक सिर्फ कवर का फ़र्क है, बाकी एक प्रोडक्ट जो होती है ना वो सुर वही हैं,
जिन पे हम काम कर रहे हैं वो भी सुर वही हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं। सारी दुनिया सारे गामा पादा निसा पे ही चल रही है। आप उसको इंग्लिश में CDEFGABC पे वो बना दिया उन्होंने, ठीक है, लेकिन स्टाइल डिफरेंट हो जाता है। जिस वक्त हम, ज़ाहिर बात है, हम वेस्ट में जाते हैं तो वहाँ पे आप पैंट कोट पहनते हैं और यहाँ पे आप शलवार कमीज़ पहन रहे हैं, ठीक है ना, ये स्टाइल का फ़र्क हो जाता है। गोरों में और वेस्टर्न में और ईस्टर्न में सबसे बड़ा जो बुनियादी फ़र्क है, उन्होंने जो कॉर्ड्स ईजाद किए ना, वो कॉर्ड्स ऐसी चीज़ बना दी है उन्होंने कि वो एक बाकायदा इल्म है वो, ठीक है। अब अगर ईस्टर्न की तरफ आते हैं तो ये रागदारी वाला जो इल्म है, ये रागदारी वाला जो इल्म है, ये भी एक ऐसी है कि इसमें हज़ारों राग हैं, किताबें भरी हुई हैं, अभी तक डिस्कवर हो रहे हैं कि इतने राग हैं जिन पे मतलब काम हुआ है ज़्यादा, जिसमें मौसीकी है। वो 40-50 राग हैं कि जिनके अंदर लाइट म्यूज़िक बना हुआ है। आगे 40-50 से आगे जो राग रागनियाँ हैं, उनके अंदर जो अभी तक काम ही नहीं हुआ, वो ऐसे पड़ी हुई हैं कि उनके अंदर गाने नहीं बने, ठीक है ना, गाने नहीं मिलते उनके अंदर, प्योर क्लासिकली मिलेगा आपको। लेकिन जो वेस्ट है, वेस्ट के अंदर जो है ना, एक स्केल को देखा जाता है कि आप राग है उसको वो एक स्केल मानते हैं। 5 नोट का राग है तो वो उसके अंदर वो नोट्स वही लगाएंगे, लेकिन या वो मेजर होगा या वो माइनर होगा। वेस्ट में हम मेजर और माइनर को देखते हैं, ठीक है। तो राग के अंदर जो है या तीवर होगा या कोमल होगा, इस तरह से हम देखते हैं इसको। अभी हम कोई अगर मतलब और फरमाइश ले लें इधर से, या फिर अगर आप अपनी पसंद से कुछ सुनाना चाहें हमें, तो क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं होगा। अच्छा। तो बहुत ज़्यादा बातों में भी थोड़ा मतलब उसको भी मैं अवॉइड कर रही हूँ कि बहुत लंबी बातें ना हो जाएं और ये भी ना हो कि बिल्कुल हो ही ना। तो साथ साथ हम फरमाइशें ले लेते हैं। फरमाइशें पूछें इनसे, अगर मुझे आती हुई तो मैं ज़रूर सुनाऊँगा। आज जाने की जिद ना करो। जी ठीक है। अच्छा, आज जाने की जिद ना करो, ये एमन में है तो हम थोड़ा सा एमन को भी देखेंगे, और क्योंकि ताकि मैंने अपना रांझा भी राज़ी करना है और आपको भी। हाँ, रंजिश ही सही हो सकता है।
बहुत खूबसूरत। सर आपने बहुत सारे मुल्कों में परफॉर्म किया है, जी। तो सबसे ज़्यादा कहाँ अच्छा लगा परफॉर्म करके और क्या अच्छा था? मतलब क्या ऑडियंस बहुत अच्छी थी, हम बहुत कंजूस है, दाद नहीं देते, उन्होंने ज़्यादा दाद दी, या क्या अच्छा था वहाँ पे? कोई भी इंटरेस्टिंग वाकया? सारे मुल्क इधर से अच्छे थे इसलिए क्योंकि वहाँ पे अमन था, ठीक है, और लड़ाई झगड़ा कम देखा है, और सहूलतें देखी बहुत सारी, जो कि देखा कि बिजली कभी नहीं गई और मौसम अच्छे देखे, उनके ऊपर नेमतें देखी अल्लाह की बहुत सारी। तो ये समझ में आया कि इनके पीस की वजह से इनके ऊपर बड़ी नेमतें हैं, जो कि हमारे पास शायद उस तरह से नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे हमारे लड़ने झगड़ने की वजह से हमारे से नेमतें छिन गई हैं, ये फ़ील हुआ वहाँ जाके। और एक चीज़ जो अब आते हैं आर्ट की तरफ, तो इंडिया में जाके सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, वही सच्ची बात है, क्योंकि वहाँ पजीराई भी बहुत है और समझ भी बहुत है। और वैसे भी इसके तो वो समझते हैं ना, भगवान मानते हैं इसको बजाने वाले को, तो कृष्णा की वजह से भी इसके अंदर बड़ा वो उनका है, तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। और फ्लूट बजाने वाले की इज़्ज़त बड़ी है वहाँ पे, बहुत कमाल की। और उसके अलावा चाइना बहुत दफ़ा गया हूँ, 4 दफ़ा चाइना गया हूँ, वहाँ भी बड़ा मज़ा आया। और एटलीस्ट ये समझ में आई बात के सुनने का लेवल बहुत ऊपर है, और पजीराई भी बहुत है, कदर भी बहुत है। और हमारे यहाँ ये है कि जैसे आप लोग हैं, चंद लोग सुनने के लिए आए, तो आप लोग भी ग्रेट हैं और क्रीम हैं आप हमारी, क्योंकि आप लोग हैं तो हम लोग हैं ना, आप लोगों की वजह से। और पाकिस्तान में ये है कि जितने कम लोग सुनने वाले हैं, फिर वो कमाल के लोग हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा अभी कल्चर नहीं है शायद, या पता नहीं रोज़ी रोटी में इतने नहीं, हमने खबरों को ज़्यादा आम कर दिया ना, मसाइल ज़ाहिर है, ज़िंदगी के मसले मसाइल इतने हैं। हम जो और चीज़ उससे दिखाएंगे लिंक ना है। मीडिया पे, जो चीज़ आप दिखाएंगे मीडिया पे, लोगों ने उसी चीज़ को अडॉप्ट करना है। अगर हम पतंगबाजी का रिवाज कायम कर देंगे, लोगों ने पतंगें उड़ानी है। आप खबरें देंगे बार बार, खबरनामा, तो लोग खबरें ही देंगे आगे। जो चीज़ आप दिखाएंगे लोग उसी को मानेंगे ना। बच्चों को आप एजुकेट करें, बच्चों को अब बज़्म अदब ख़त्म कर दिया गया स्कूल में से, अगर इकबालियात को ख़त्म कर दिया गया, तो अगर आप फ़नून लतीफ़ा को अगर आप बिल्कुल लतीफ़ा बना देंगे तो फिर क्या होगा। तो ये चीज़ है, आप गवर्नमेंट सतह पे इसकी पजीराई होनी चाहिए, इसकी सरपरस्ती होनी चाहिए, जो कि बहुत कम है अभी काफ़ी वैसे चेंज तो आया है, लेकिन ये है कि और मज़ीद बेहतर होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें सॉफ्ट कॉर्नर हैं, हमारा अमन है, ये पीस है हमारा ये। तो हम लोग तो पैदा इसलिए हुए हैं कि आप लोगों के अंदर से इंतशार ख़त्म करें और फसाद को ख़त्म करें, लोगों को कनेक्ट करें, एक दूसरे से जोड़ें, मोहब्बत पैदा करें लोगों के अंदर। थोड़ा सा मैं उस तरफ जाना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन आपकी बात से बात जहन में आ गई है। जो लोग ये कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, जैसे अभी आपने कहा कि इसलिए हुए ताकि इंतशार ख़त्म करें, कुछ लोग कहते हैं मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, और कुछ कहते हैं कि मौसीकी हराम है। इस पे आप थोड़ा सा इसका एक हमें बताएं कि कौन सी साइड ठीक है। देखिए, रूह अल्लाह की है, और रूह को जो चीज़ अच्छी लगती है वो अल्लाह को अच्छी लगती है, ठीक है। और इंसान की जिस्म के अंदर जो है ना, ये 5वां अनासिर है जो कि रूह है, ठीक है। तो बाकी जो है आग, पानी, मिट्टी है, हवा है, 5वां जो है वो रूह है। तो रूह को एक चीज़ अच्छी लग रही है, तो ये इंसान के अपने बस में नहीं है। और कायनात के अंदर अगर मौसीकी हराम होती तो मौसीकी जो है ना, ये कायनात की हर जगह बिखरी हुई है, ये देखने वाली आंख चाहिए इसके लिए। ये आपके दिल के अंदर जो आपकी धड़कन है, इसके अंदर 4 बीट है, और आप जो बात कर रहे हैं इसके अंदर भी राग है, मैं साबित कर सकता हूँ। आप ये ग्लास है, ग्लास के अंदर भी सुर है, मैं वो भी दिखा सकता हूँ आपको। उसका पानी का एक घूंट पीऊँगा तो दूसरा सुर चेंज हो जाएगा उसका। तो अगर सुर मतलब ये बर्तन की बात करते हैं, तो बर्तन कभी भी बुरा नहीं हो सकता। हाँ, बात ये कि बर्तन के अंदर पक क्या रहा है। सवाल ये है कि आपका
जो प्रोडक्ट है वो क्या है। मौसीकी हराम है, कहाँ पे है, किस जगह पे है, वो ये भी तो पूछे ना। मौसीकी में अगर आप बेहयाई करते हैं, मौसीकी को अगर आप जो आजकल की मौसीकी है तो शोर है, ये हराम ही है। मैं तो कहता हूँ आपके कानों को अगर एक चीज़ ईज़ा दे रही है, वो चाहे ट्रक का हॉर्न है या चाहे मौसीकी है, वो एक ही है, ठीक है। चाहे आप लोहा कूट रहे हो या शीशा पिघलाई हुई दीवार डाली जाएगी ना कान में, वो कहा जाता था कि जो मौसीकी सुनेंगे। तो आजकल की जो मौसीकी है जिसमें आप शोर पे ट्यून करते हैं, लोग शोर सुन रहे हैं, मौसीकी थोड़ी है, ये हराम ही है ये। तो आपको ज़्यादातर किस किस्म की मौसीकी पसंद है? मुझे मौसीकी वो पसंद है कि जो कायनात के अंदर जैसे चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, और सुबह मुझे मौसीकी सिर्फ सुनने में नहीं दिखाई देती है, मुझे तस्वीरों में दिखाई देती है मौसीकी, मुझे रंगों में दिखाई देती है, मुझे बहुत सारी कायनात की ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर सुर नज़र आता है, ठीक है, जो नेचर के करीब है। सबसे ज़्यादा खुदा के जितना करीब होते हैं आपको मौसीकी सुनाई देगी। मैंने अपने रब को इस तरह देखा है, बाकियों के ठीक है। बहुत खूबसूरत बात। हमारे पास टाइम अब काफ़ी, हम करीब करीब जाते जा रहे हैं अख्ताम के। तो सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू जी। और मैं ख़ुद को बड़ा खुश किस्मत समझता हूँ कि मुझे सर के साथ थोड़ा सा टाइम गुजारने का भी मौका मिला है। तो मैंने सर आपसे बड़ा आजिज़ बंदा नहीं देखा। थैंक यू सो मच। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे जी कि आपने मदर्स डे के ऊपर एक गीत बजाया था, वो थोड़ा सा बजा दें। उसको सुनना बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल काम है। वैसे मैंने आज लिखा कि मैं आपसे फरमाइश करूंगी, लेकिन वो सुन के हमेशा मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो मैंने उसको काट दिया। मैं ये समझता हूँ कि बेशक आर्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती है, ठीक है। हम साया मुल्क को मैं कभी भी अलहदा नहीं समझता हूँ, हम लोग एक ही हैं। फनकार सारी दुनिया में जहाँ पे भी होंगे वो एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो हम लोग गैर सियासी होते हैं, जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे गैर सियासी होते हैं, ठीक है। और हमारा इन चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो जहाँ पे अच्छी चीज़ है हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। अब माँ के ऊपर जितनी धुनें बनी है ना, मेरी नज़र में ये धुन अभी तक ना, मतलब इससे अच्छी कोई धुन नहीं है। तो मैं देर नहीं करता, फिर आपको सुना देता हूँ। एक मेरे शागिर्द थे, कह रहे थे कि आज चारोकेशी ज़रूर बजाना, तो इसमें थोड़ा सा फिर चारोकेशी को भी देखेंगे, क्योंकि ये राग चारोकेशी में है, ताकि आपको पता भी हो कि आप जो सुन रहे हैं ये इसके पीछे क्या है बैकग्राउंड में।
बहुत खूबसूरत सर। अब बहुत ही मुख्तसर सी बात करूँगी क्योंकि अभी हमारे पास 20 मिनट हैं शायद, और हम कुछ सवाल भी ले लेंगे। और बस एक ही छोटी सी बात मैं पूछना चाह रही थी कि आपने बहुत से नामवर फनकारों के साथ काम किया, तो जैसे हम तो अगर हमारे वो फ़ैन गर्ल फ़ैन बॉय वाले मोमेंट्स होते हैं तो हाथ पांव फूल जाते हैं जब आप देखते हैं कि जिनको आप एडमायर करते होते हैं, तो आप कोई ऐसा वाक़या बताएं कि जैसे आपने आपदा परवीन जी के साथ भी किया और रेशम जी भी और भी बहुत सारे फनकार हैं, कि कोई इंटरेस्टिंग सा वाक़या अगर आप सुनाना चाहें। और उसके बाद मैं चाहूँगी कि अगर कोई ऑडियंस में से कोई सवाल करना चाहे या फरमाइश करना चाहे तो फिर। जी, वाक़या तो बहुत सारे हैं, इंटरेस्टिंग भी हैं कुछ। अच्छा किसके साथ बजा के लगा ये भी पूछा आपने या? जी बिल्कुल, आप ये भी बता सकते हैं कि किनके साथ अच्छा लगा। मुझे हंसराज के साथ बजा के बहुत अच्छा लगा। उसकी वजह ये क्योंकि एक तो जैसे ही उन्होंने शुरू किया ना तो मैंने फ्लूट ऐसे लगा जैसे कोई मेरे उनके वाइब्स जो है ना टकराए आपस में। तो वो प्रोग्राम के बाद आके मुझे उन्होंने प्यार किया। उस वक्त तो काफ़ी छोटा था मैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं इंडिया में नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं अपनी धरती पे बजा रहा हूँ और आप लोगों ने जो बजाया ऐसे लगे कि जैसे हम वहाँ ही हैं बैठे हुए हैं। तो ये जो बहुत अच्छा लगा, और वो आर्टिस्ट भी बहुत बड़े हैं और माशाल्लाह से क्या बात है उनकी। जैसे आपके बारे में हमारी ये राय है कि आप बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं। हंसराज हंस के मुतल्लिक भी यही हमारा परसेप्शन है कि वो बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं, बहुत हम्बल इंसान है। असल में सूफीज़म के अंदर जो भी बंदा काम कर रहा है ना, मौसीकी में दो तरह के लोग होते हैं। एक मौसीकी में सिर्फ मौसीकी बयान करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो हमदोसना में और इस चीज़ में होते हैं। तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि गायकी जो है वो हमदोसना कर सकता है, कोई साज़ बजाने वाला भी कर सकता है। तो वहाँ से फिर हम लोगों के, मुझे आपदा जी बहुत अच्छी लगती हैं इसलिए क्योंकि उनका भी गाना जो है वो सारी तारीफ़ है अल्लाह की। और जो भी सूफ़ी सिंगर होगा वो हम लोगों से ज़्यादा अटैच हो जाएगा, क्योंकि मैं भी सूफ़ी बजाने वाला हूँ। तो ज़्यादातर मुझे जो सूफ़ी पसंद है। अब सूफ़ी के लिए अल्फाज नहीं हैं, ज़रूरी नहीं है, उनके सुर भी सूफ़ी होते हैं। जी, अब हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, तो अगर आप में से कोई सवाल करना चाहे या कोई फरमाइश करना चाहे। जी वालेकुम सलाम। तो सर आपकी वो तने से जुदाई वाली बात से मुझे अपना 6th क्लास का लेसन याद आ गया कि जब हमारी टीचर ने हमें बताया था कि हम लोगों ने ओथ ऑफ अल्लाह लिया है इस दुनिया में आने से पहले, जिसमें अल्लाह ताला ने हमसे पूछा कि अलस्तु बिरब्बिकुम, कि तुम्हारा रब कौन है। और इवेंचुअली जब हम दुनिया में आते हैं तो हमारी रूह जो है वो उस ओथ को तलाश कर रही होती है, और उस ओथ की तलाश में ही हम इधर उधर भटक रहे होते हैं। तो फिर जब आपने ये बात की तो मुझे फ़ौरन मेरा जो दिमाग है वो उसने उन डॉट्स को कनेक्ट किया जो जब मैं बच्ची थी तो हमें बताया गया था। जी दोस्तों, मेरा सवाल ये होगा सर कि आपके तमाम तजुर्बों में जो आपने म्यूज़िकल जर्नी के अंदर किए हैं, उनमें सबसे बेहतरीन तजुर्बा आप किसको कहेंगे और कैसे? मौसीकी से रिलेटेड तजुर्बा? मौसीकी से रिलेटेड या कुछ भी जिसमें आपने बहुत सीखा हो और आप आगे सजेस्ट करना चाहें कि ज़िंदगी में किसी हमें या जो भी आपकी यंगर जनरेशन है, आपके स्टूडेंट्स हैं, उनको। तजर्बे की जहाँ तक बात है ना, मैं आपको बताऊँ, मेरे अबू ने एक दुआ की थी मेरे लिए। वो कहते थे कि क्योंकि वो इसको अच्छा नहीं समझते थे, तो कहते थे कि मेरे बेटे की लाइन चेंज हो जाए। अब मुझे समझ नहीं आती थी कि ये बात उन्होंने क्यों की है, लेकिन अब आके मुझे समझ आई जब मेरी लाइन चेंज हो गई, वो अंदर से कोई और लाइन चेंज हो गई। वो मुझे इस चीज़ ने खुदा के करीब किया है, ठीक है। औरों का मुझे पता नहीं है कि आपको ये चीज़ कहाँ पे लेके जाती है, लेकिन ये है कि मेरा ये सबसे हसीन तजुर्बा यही है कि मैंने इससे फ़कीरी देखी है, इसमें दरवेशी देखी है, और इसमें सादगी देखी है, इसमें मोहब्बत देखी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ कहीं मुझे प्यार नहीं मिला किसी फील्ड में, मैं ऐसे पढ़ने वाले बच्चा था जिधर हर जगह मार पड़ती थी, हर जगह मार पड़ती। तो मैंने बांसुरी पकड़ी तो मुझे लोग अच्छा समझना शुरू हो गए यहाँ से पहले, मतलब यानी कि मुझे टीचर्स भी अच्छा समझना शुरू हो गए, मुझे स्टूडेंट्स भी अच्छा समझना शुरू हो गए। तो पता लगा कि सुर वालों की जो महफ़िल है ये तो बड़ी अच्छी महफ़िल है और इसमें प्यार ही मिलता है। तो मेरे लिए ये तजर्बा सबसे बड़ा था कि मैं फ़नकारों में और इस तरह के लोगों में उठता बैठता था, तो इससे मुझे मोहब्बत मिलती थी। ये सबसे बड़ा तजर्बा है। अमन है, पीस है, शांति है। तो बाकी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कभी बताएंगे आपको कि इससे जुड़ी हुई और क्या क्या चीज़ें हैं, क्या कुछ हंसने वाली चीज़ें भी हैं, कुछ ऐसे वाक़यात भी हैं कि जो आपकी ज़िंदगी में होते हैं। ऐसे मैं कॉलेज में बजाता था फ्लूट, तो अब ज़ाहिर बात है
एक ऐसा माहौल था कि जिसमें और प्रोफेसर जो है ना वो एक अजीब सा एटीट्यूड, स्टूडेंट्स को मुजरिमों की तरह देखना उन्होंने, और कोई भी प्रोफेसर ऐसा नहीं था कि जिसके साथ हम दोस्ती के लहजे में आके बैठ के बात कर सकें। तो मैंने वहाँ हल्की हल्की बांसुरी शुरू की। तो ऑडिटोरियम में मैंने जिस वक्त क्लास ख़त्म हो जानी तो इको की वजह से मैंने ऑडिटोरियम में फ़्लूट बजानी, तो वहाँ मैं मशहूर होना शुरू हो गया और कुछ लोग मेरे शागिर्द हो गए वहाँ पे। तो अब कॉलेज में सबसे ज़्यादा ये मशहूर हुआ कि कोई बंदा है जो यहाँ पे बग़ैर इजाज़त फ़्लूट बजा रहा है, तो उसको आप कॉलेज से पकड़ के निकालें ना। वो मूवमेंट शुरू हो गई वहाँ पे ना। तो अब मुझे पता नहीं है बेचारा किस गरीब का नंबर आ गया, वो कोई मेरा ही शागिर्द था, उसको पकड़ के उन्होंने निकाल दिया वहाँ से। तो मैं फिर वो PSF एक फेडरेशन थी और MSF वहाँ उन दौर में बड़ा होता था क्योंकि सियासी जमातें होती थी। मैं कभी PSF के साथ बैठ के फ़्लूट बजाता था, तो वो MSF वालों ने एक बंदा रखा हुआ था, वो भी फ़्लूट बजाता था। मैंने फिर उनको जाके बताया, मैंने कहा कि यार इस तरह से इन्होंने स्कूल कॉलेज से निकाल दिया स्टूडेंट को, तो इसके लिए कुछ करें। तो वो फिर उन्होंने हड़ताल कर दी जी। उन्होंने कहा जी वो वापस लाए, नहीं तो हम पेपर नहीं होने देंगे बंदा। तो वो बंदे मैंने वापस लाए कॉलेज में, उनका दोबारा से वो एडमिशन हुआ। और फिर तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सर जी इतना तो मैं नहीं हूँ कि मैं सवाल कर सकूँ, लेकिन छोटा सा सवाल है मेरा। मैं अभी तक मारवे से ही नहीं निकला जब से बैठा हूँ। मारवा ये भी बताओ ना कि मारपीट नहीं है, मारवा राग है। राग मारवे की बात कर रहा हूँ। वो ऐसी कैफियत है कि अभी तक मैं वो राग मारवे के कैफियत में ही हूँ जो आपने शुरू में किया था जी। तो मैंने पहले भी आपको कहा था, मैंने कहा सर जी चौरो कैशी करना है या कुछ इस तरह ना। तो एक उलझन थी मुझे जो आपने क्लियर कर दी है कि आपने स्टार्ट ही ऐसा लिया कि दरवेशाना अंदाज से और रूहानियत जी कैफियत है मेरे ऊपर। तो जस्ट मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मुझे जस्ट ये बता दे कि क्या आप ऑन ड्यूटी हैं, किसी ड्यूटी पे हैं? क्योंकि ये वही राग मारवे की कैफियत में ही हूँ मैं, मुझे और कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैंने बताया था मेरी ड्यूटी है कि मैं लोगों के अंदर अमन बांट रहा हूँ। मेरी सबसे बड़ी ड्यूटी है, मैं लोगों के अंदर प्यार पैदा कर रहा हूँ और मज़हब की और फ़िरक़ों की तफरीक से निकल के लोगों को आपस में जोड़ रहा हूँ कि इंसान पहले है, मज़हब और फ़िरके ये सब बाद में है। मज़हब इसलिए आए हैं कि हमें अच्छा इंसान बना सकें, ठीक है। हम सबसे पहले इंसानियत के बाद हर चीज़ है। बहुत ये मेरा पैगाम है और यही मेरी ड्यूटी है। सर अब हम कोई या आप अपनी पसंद से कुछ सुना दें या फिर कोई फरमाइश पूरी कर दें। पूछ लें इनसे, अगर मेरी फरमाइश से मिलती हुई तो चलें कर दें। सर फिर आप अपनी मैं जी कोई दो बातें कर लूँ। सर सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप आज एक और इवेंट है और उसके बावजूद आप अपनी एनर्जी यहाँ पे हमारे साथ बांट रहे हैं और इस स्टेज को आपने रौनक बख्शी है, इसके लिए बहुत शुक्रिया। और दूसरा जो जाहिद साहब ने भी बात की कि आप जिस तरह डाउन टू अर्थ और जिस तरह अच्छे टीचर हैं तो इंशाल्लाह हम आपसे सीख के ही जो है वो रहेंगे जी। एक छोटी सी अगर गुजारिश आप पूरी कर दें, जो आपने लास्ट टाइम आहंग कदमी बजाया था जो चारों सुबहों का एक जो मिक्सचर था जी, ताकि यहाँ से एक खुशी के साथ हम उठे तो राग मारवा की शायद थोड़ी वो कम हो जाए असर। अच्छा दुख कम हो जाए। अच्छा पता है क्या, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूं। मैं एक दफ़ा नुसरत साहब का सॉन्ग सुन रहा था तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, तो मेरी अम्मी मुझे चुप कराने के लिए आ गई। कहती मेरा बेटा क्यों रो रहा है? मैंने कहा अम्मी ये खुशी के आंसू हैं, ये तस्कीन है जो मेरे अंदर से निकली, मेरा वजू हो गया ये। मतलब मैंने ये चीज़ नहीं है। अब बाज़ औक़ात हम राग शुरू करते हैं ना तो लोग कहते हैं यार कोई खुशी की चीज़ बजाओ, नहीं मेरी खुशी इसमें है। और सुनने वाला पता नहीं कहाँ पे बैठ के क्या सोच रहा हो, और वो ये चीज़ होती है। आम चीज़ें भी होती हैं, ख़ास चीज़ें भी होती हैं, लेकिन हर चीज़ जो है ना इसमें चलती है। अच्छा आप क्या कह रहे थे, क्या सुनो? एक चारों सुबहों का जो आपने कम्बिनेशन बनाया हुआ है सर, कंपोजिशन। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। कोई और अगर बात करना चाहे तो, अदरवाइज माइक को क्लोज कर देते। अच्छा है टाइम अभी? ओके। मैं इसीलिए परफॉर्मेंसेस ज़रा शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि हम बात ज़्यादा करें। आपको कुछ चीज़ें ऐसी पता होनी चाहिए कि जो आर्ट के लिए मसले होते हैं, मसाइल होते हैं, आपको पता होनी चाहिए। तो ये जी सुनते हैं, ठीक है। डी शार्प, ठीक है।
सिंध से शुरू करते हैं, सिंध से फिर बलूचिस्तान, बलूचिस्तान से फिर NWFP और फिर लास्ट में हमारे पंजाबी। नौबत
बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मेरे दोस्त के लिए बहुत तालियां बजाएं। और ये इतने बड़े फ़नकार हैं कि इन्होंने इतना टाइम दिया हमारे लिए। इनकी बड़ी मेहरबानी है, इनका बहुत शुक्रिया कि अपने कीमती वक्त से टाइम निकाल के आए। और सर अगर सकत है, जी, टाइम है जी। तो हम थोड़ा सा, अगर वैसे इसके बाद मुझे नहीं पता कि ऑडियंस का क्या ख्याल है, गुंजाइश है या नहीं है, लेकिन अगर टाइम है और वो भी सुनना चाहते हैं, आप सुना सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि एक दो चीज़ें आप हमें और सुनाएं और उसके बाद फिर हम इख्तिताम करते हैं। ठीक है, बताएं आप क्या सुनेंगे।
थोड़ा थोड़ा इसलिए सुना रहे हैं कि ज़्यादा फ्लेवर्स आ जाए, वरना तो एक राग जो है वो 1 घंटे में ख़त्म हो।
बहुत खूबसूरत। और अब इसको इख्तिताम कैसे करना ये मेरे लिए शायद अच्छा, मैं इख्तिताम से पहले क्योंकि इस मौके को गनीमत जानकर ये अनाउंसमेंट दोबारा करना चाहूँगी कि अगर किसी को फ्लूट सीखने का शौक़ है तो वीकेंड पे यहाँ पर सलमान साहब की क्लासेस होती हैं और आप यहाँ पर आ सकते हैं। और इसके साथ ही बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ दोनों अपने मेहमानों का इतने खूबसूरत शाम के लिए, और जो फेसबुक पे लाइव मौजूद हैं उनका भी शुक्रिया, और जो लोग यहाँ पर फिज़िकली आए उनका भी बहुत शुक्रिया, और यकीनन द ब्लैक होल का तो शुक्रिया है ही, सबसे ज़्यादा उन्हीं का शुक्रिया जिन्होंने हमें इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म मुहैया किया। और अभी आपके कुछ गुण जो हैं वो मैंने सीक्रेट रख लिए हैं अगली महफिल के लिए, सारा कुछ आज रिवील नहीं किया कि अगली महफिल का रंग भी बना रहे। तो इंशाल्लाह दोबारा फिर मुलाकात होगी किसी और प्रोग्राम में। आप अगर कुछ कहना चाहें। बहुत अच्छा लगा आप इतनी अच्छी ऑडियंस को सुना के, और सबसे बड़ी बात ये कि आपने मुझे बर्दाश्त किया इतना सुकून से सुनने वाले कम लोग होते हैं, उनके अपने अंदर सुकून होता ही है तो वो सुकून को बर्दाश्त करते हैं। अदरवाइज़ आपको पता है कि शोर गुल में फुदक रहे होते हैं लोग और वो और चीज़ हो जाती है वो तो। लेकिन तहज़ीब याफ्ता मौसीकी को सुनने के लिए वाले लोग भी अपने लिए क्लैप करेंगे, आप लोग कितने तहज़ीब वाले लोग हैं कि आप लोगों को ये अच्छी चीज़ है। मुझे खुशी हुई है, और आइंदा भी हम जब भी महफ़िल मुनक्किद करेंगे तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगा।
एक दफ़ा फिर शुक्रिया आपका। और अब ज़ाहिर है तालियों से इससे ज़्यादा शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं है कि आपने हमें इतना ज़्यादा कीमती टाइम दिया। दोनों मेहमानों का शुक्रिया, आने वालों का बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह आपसे जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी।